Good evening, everyone. Good evening, Tanu. Good evening, Kamini. Good evening, Akila. Good evening, Ajay. Good evening, Reshma. Good evening, Soumya. Good evening, Astha. Good evening, Kashish. Good evening, Madhu. Good evening, Sakshi. अरे मॉर्निंग कैसे हो रही है साक्षी? सो के उठे हो साक्षी? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग स्नेहा. तो मॉर्निंग में हमने क्या करा था? ये एक क्वेश्चन करा था, है ना? एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब ढूंढना था, ठीक है? गुड इवनिंग कनिष्का. ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला है, उसको भी ध्यान रखना आपने. वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग्स. ठीक है. ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि लाइक स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जैसे रोप वगैरह हुई, ठीक है, या फिर कोई थ्रेड वगैरह हो गया, ठीक है. एंड उसको क्या कर रहे हो, लाइक आप एक एंड से, मान लो एक एंड से आपने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है. कोई स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग का मतलब कि लाइक कुछ रस्सी वगैरह हो गया, धागा वगैरह हो गया, उसको आपने लिया एंड उसको एक एंड से आपने फिक्स कर दिया. तो एक एंड से जब आप फिक्स करोगे और दूसरे एंड से उसको हाथ से पकड़कर हिलाओगे, तो क्या होगा? लाइक उसमें वेव्स जनरेट होंगी. ठीक है, वेव्स जनरेट होंगी. तो वेव्स जब जनरेट होंगी, तो अगर आपको उसमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है. ये मान लो इस तरीके से क्या हुई, वेव जनरेट हुई. ठीक है, समझ पा रहे हो कि आप एक एंड से क्या करा, मान लो आपने इस रस्सी को कहीं पर बांध दिया एक एंड पे. तो रस्सी को आपने एक एंड पे बांध दिया एंड इस वाले एंड से दूसरे एंड से आप उसको पकड़ के क्या कर रहे हो, लाइक लेफ्ट राइट इस तरीके से हिला रहे हो, या फिर आप ऊपर नीचे ला रहे हो. तो आपने देखा होगा ना, वेव्स बनने लग जाती हैं. तो ये जो वेव्स होती हैं, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, लाइक अगर आपको इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके इन टर्म्स ऑफ टेंशन. ठीक है, तो v वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है, अगर ये इधर की तरफ वेव बन रही है, अगर इसमें जब भी हम ऑसिलेशन कर रहे हैं, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हम हाथ से हिलाकर कर रहे हैं इस रस्सी को,
तो उस केस में यहाँ पर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो स्ट्रिंग के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर टी जो है वो आपका क्या हो गया, टेंशन हो गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग या वायर। ठीक है, वायर भी बोल सकते हो, स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, रोप भी बोल सकते हो, थ्रेड भी बोल सकते हो, जो भी है। तो ये आपका टेंशन हो गया। एंड मान लो ये आपने इसको इधर से पकड़ रखा है तो टेंशन मान लो इधर की तरफ हो गई है। ओके, तो टेंशन की इधर की तरफ होती है, लाइक जिधर से आपका एंड जो होता है फिक्स एंड होता है। ठीक है, तो उधर की तरफ टेंशन होती है। तो ये टेंशन मान लो इस रूप में या इस वायर में इस तरीके से, इस टेंशन की वैल्यू आपको पता है, टेंशन क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है, उस टेंशन की वैल्यू पता है। और यहाँ पर ये जो म्यू है, म्यू का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, म्यू को आप m बाई एल भी करके लिख सकते हो, यानी कि पूरी जो रस्सी है या जो पूरी ये वायर है, ये जितनी लंबी है वो उसकी लेंथ हो गई, और जितना उसका टोटल मास है। ठीक है, मान लो इस पूरी रस्सी की जो जो ये स्ट्रिंग है, इस रस्सी की लंबाई मान लो 5 मीटर है, तो एल की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, और मास मान लो कितना है, इसका 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लोगे 0.2 हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि डेसिमल गया तो नीचे 50 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.04 आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, आपका म्यू हो गया। ठीक है, तो टी बाई म्यू का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हो, आप ये वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक मैं आपको इसी बेस पर एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग ऑफ 7 मीटर लेंथ, a string of 7 meter length has a mass of has a mass of 0.035 kg। ठीक है, इतना मास है। if tension in the string is 60.5 Newton, if tension in the string is 60.5 Newton, ठीक है, then the speed of the wave of string is, then the speed of wave on the string is, ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है 77 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 102 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 110 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है यहाँ पर 165 मीटर पर सेकेंड। चलो करो जल्दी से, बताओ कौन सा है आंसर। सारी वैल्यूज दी फॉर्मूला में पुट करनी है। हो गया भाई, थोड़ी 110। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी किया करो। कैसे करोगे फिजिक्स पेपर में, कितना आ रहा है, 110। 110, ऑप्शन सी आ रहा है, और बाकी लोगों का क्या आ रहा है, सी। सी आ रहा है। यस। भाई सभी लोग मतलब क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करो प्लीज, नहीं करोगे तो पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन कैसे करना है, हमने अभी फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी क्या है, टी बाई म्यू है। ठीक है, अब पहले म्यू निकाल लेते हैं, म्यू क्या होता है, एम बाई एल होता है, मास कितना दिया है 0.035 दिया है, और लेंथ जो है इसकी 7 मीटर दी है। तो ये डेसिमल हटा देता हूं मैं, और नीचे क्या आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 3 जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक डिजिट्स हैं। तो ये 3 जीरोस आ गए, एंड उसके बाद क्या है, 35 बन जा, और 35 2 जा 70 होता है, और 2 जीरोस ये आ गए, तो ये कितना आ गया, 1/200 आ गया।
ठीक है। अब 1/200 कैसे सॉल्व कर सकते हो? 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है। एंड 0.5 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 0.005 हो जाएगा। तो ये केजी पर मीटर, ये आपका क्या आ गया? म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब वेलोसिटी निकालेंगे। यहाँ पर टेंशन रखो, टेंशन कितना दिया है? 60.5 दिया हुआ है। और ये कितना दिया है? 0.005 दिया है। ठीक है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया है। किसने खुद से किया है कैलकुलेशन? देखो, ऊपर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, नीचे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो इसको बराबर कर लेते हैं जीरो लगा के। तो ये डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, कितना बचा? स्क्वायर रूट के अंदर 160500 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिल कर लेंगे। 5 × 5 10, 5 × 2 = 10, 5 × 5 0 0। ठीक है। अब ये क्या है? 1 2 1 0 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 1 × 0 0 ऐसे करके। तो 1 2 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11 होता है। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। तो कितना हो गया? 11 × 10 110 हो गया। आ गया समझ? बताओ, कैलकुलेशन खुद से की ना? कैलकुलेटर कैलकुलेटर तो नहीं यूज करा? No. किया होगा, मुझे पता है कुछ लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और ये लेट कौन आ रहा है इतना? है कौन कौन आ रहा है? चलो आगे बढ़े फिर। ठीक है। तो ये एक वेलोसिटी निकालने का तरीका था स्ट्रिंग के केस में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है। ये क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब सभी को पता है कि भाई कोई चीज टकराकर वापस आ जाए तो उस चीज को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें आपके जो केसेस बन सकते हैं, तो पहला जो केस है वो ये है कि व्हेन अ वेव is reflected from a is reflected from a fixed एंड और डेंसर मीडियम। ठीक है। फिक्स्ड एंड या फिर हम उसको डेंसर मीडियम भी कहते हैं। डेंसर मीडियम को फिक्स्ड एंड भी बोला जा सकता है यहाँ पर, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की बात कर रहे हैं। तो देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई, देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई। ठीक है। तो व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड और डेंसर मीडियम देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक वो बना देता हूँ डेंसर मीडियम। ठीक है। और ये मतलब क्या है? फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड का मतलब क्या है कि ये मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। अगर मान लो इधर से कोई एक वेव आ रही है इस तरीके से। ठीक है। इधर से कोई वेव आ रही है, ये आपकी कौन सी वेव है? ये है आपकी इंसिडेंट वेव, यानी कि जो वेव इधर टकराने के लिए आ रही है। और ये फिक्स्ड एंड का मतलब क्या है कि जिस ये मीडियम से आ रही थी, ये वाला मीडियम आपका रेयरर मीडियम है, और जिससे ये टकरा रही है ये इसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। ठीक है। डेंसर और रेयर मीडियम तो आप समझते होगे। जैसे हवा है, हवा और ग्लास, एयर और ग्लास। एयर क्या है? डेंसर मीडियम, सॉरी, एयर क्या है? रेयर मीडियम है। और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है। डेंसर मतलब कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर एयर और वाटर देखेंगे तो एयर की डेंसिटी कम, वाटर की डेंसिटी ज्यादा। वाटर और ग्लास देखेंगे तो वाटर की डेंसिटी कम, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा। तो वही मतलब है यहाँ पर। ठीक है। तो कोई वेव आई और एक फिक्स्ड एंड या फिर डेंसर मीडियम से टकराई, तो उसके बाद जब इसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, तो इसका रिफ्लेक्शन जो है मैं यहाँ पर नीचे की तरफ बनाता हूँ कि जब ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ये वेव, तो कैसी हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो वेव है ये आपकी कुछ वेव इस तरीके से हो जाएगी।
ठीक है, ये वेव इस तरीके से हो गई। ये वाली वेव कौन सी हो गई आपकी? रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। ठीक है, और आपने क्या चीज देखी यहाँ पर कि इसका जो फेज चेंज था वो कितना हुआ? यहाँ पर पाई का हुआ है। ठीक है, फेज चेंज इज पाई। ठीक है, तो अब आप ये फेज चेंज पाई कैसे निकाल सकते हो भाई? आपको ये समझ आ रहा होगा कि वेव के इन्वर्ट हो चुकी है। तो इन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो होता है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई वेव होती है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से कोई वेव होती है, तो यहाँ वाले पॉइंट में और यहाँ वाले पॉइंट में कितने का फेज डिफरेंस होता है, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि भाई पूरी लेंथ कितनी होती है? लैम्डा होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच की जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, लैम्डा बाई 2 ही होगी पूरी। अगर लैम्डा है तो यहाँ तक कितनी हुई? लैम्डा बाई 2 हो गई। एंड उसके बीच वाले पॉइंट तक कितनी होगी? लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 ये बीच वाले पॉइंट से लेफ्ट साइड में, और लैम्डा बाई 4 बीच वाले पॉइंट से राइट साइड में। तो टोटल कितनी होगी? लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 यानी कि लैम्डा बाई 2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा बाई 2 का हो गया। और फेज डिफरेंस का हमने सुबह ही फॉर्मूला पढ़ा था। डेल फाई क्या होता है? क्या होता है भाई डेल फाई का फॉर्मूला? बताओ, सुबह तो पढ़ा है। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x1 माइनस x2। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x1 माइनस x2, जहां पर x1 माइनस x2 बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जिसके बीच में हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो ये 2 पाई बाय लैम्डा हो गया, और ये x1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी हो गई? लैम्डा बाई 2 हो गई। तो ये 2 से देखो 2 गया, और लैम्डा से लैम्डा गया, कितना आ गया? पाई आ गया। तो कहने का मतलब है जैसे आपने ये वाली वेव के दो कंपोनेंट्स देखे या दो पार्ट्स देखे हाफ हाफ करके, उसी तरीके से ये वेव आप देख सकते हो कि अगर ये वाला पॉइंट यहाँ है और उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो फेज डिफरेंस कितना का हो गया? पाई का हो गया। तो ये चीज मैं आपको इससे एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि फेज डिफरेंस कितने का हो गया? पाई का हो गया। तो बस पहला क्राइटेरिया आपका क्या है कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाकर वेव टकराएगी और डेंसर मीडियम से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, तो वेव कैसी हो जाती है? इन्वर्टेड हो जाती है, और उसका जो फेज चेंज है वो कितना हो जाता है? पाई हो जाता है। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि भाई फेज चेंज कितने का होता है। दूसरा कि वेव किस टाइप की हो जाती है? तो इन्वर्टेड हो जाती है। और तीसरा कि आपको एक वेव बना के दे दी और बोला कि भाई ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी रिफ्लेक्टेड वेव है अगर ये वेव डेंसर मीडियम या फिक्स्ड एंड पर जाकर टकरा रही है। तो आप उस वेव के जस्ट ऑपोजिट या उल्टी वेव बना दोगे बिल्कुल। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो वेव जो है वो क्या हो जाती है? इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलो चलो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। अब ये जो है थोड़ा सा आपको देखकर समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये होता कैसे है। तो एक मिनट को मैं इसे ओपन कर लूँ जरा। एक वेबसाइट है ना, देखो स्क्रीन पर एक वेव जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है, सर। यस सर। तब देखो एक्चुअली में होगा क्या। तो हम अभी फिक्स्ड एंड पढ़कर आए ना, ठीक है। फिक्स्ड एंड का मतलब क्या था कि भाई डेंसर मीडियम पे जाके टकराएगी। ठीक है, तो अब ये फ्री एंड पे सेट है, इसको मैं फिक्स एंड पे सेट कर देता हूँ। तो फिक्स्ड एंड पे मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार चलाकर दिखा रहा हूँ आपको एक्चुअली में होगा कैसे ये। देखो ये वेव क्या हो रही है, ऊपर से जा रही थी ऐसे करके, एंड जब ये रिफ्लेक्ट हुई फिक्स्ड एंड से तो क्या हो गई? इन्वर्ट हो गई। आ रहा है सभी को? दिख रहा है ये चीज? बफर तो नहीं हो रही किसी के में? यस। बताओ, आ रहा है? क्लियरली दिख रहा है ना ये? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, और एक चीज और है कि मान लो अगर ये फ्री एंड होता है, फ्री एंड का मतलब है कि लाइक अब डेंसर मीडियम नहीं है, मतलब ऐसे ही मीडियम है, रियर मीडियम ही है,
एंड अगर वहां से रिफ्लेक्ट होती है तो उस केस में क्या होगा, आपकी वेव वैसे की वैसी ही आ जाती है, उसमें कोई भी इन्वर्जन नहीं होता, और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा वहां पर, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं हो रहा। ये किसके लिए है, ये फ्री एंड के लिए, जब आपका मीडियम क्या हो रहा है, डेंसर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्री एंड के लिए। तो यही अब दूसरा लिख लेते हैं, ये देखो ये फ्री एंड के लिए हो गया। ठीक है, फ्री एंड का मतलब क्या है, रेयरर मीडियम, यानी कि मतलब जिस मीडियम से आ रही है उसके कंपैरिजन में ये वाला मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, कि व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फ्री एंड और रेयरर मीडियम देयर इज नो फेज चेंज। तो रेयरर मीडियम का मतलब क्या हो गया, कि जिस मीडियम से वेव आकर इंसिडेंट हो रही है उसके कंपैरिजन में जिस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है या टकराकर वापस आ रही है वो मीडियम उसके कंपैरिजन में रेयरर है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम फ्री एंड। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसको लिख लेते हैं एक बार। अब वन नोट दिख रहा है ना सभी को, ये जहां मैं लिख रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो अब Yes, sir. सेकंड वाला इसमें केस लिख लो। सेकंड वाला केस जो है वो फ्री एंड के लिए है। तो ये है कि व्हेन अ wave is reflected from a wave is reflected from a free end or rarer medium, free end और rarer medium। ठीक है, तो देर इज नो फेज चेंज, कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, जैसे वेव जा रही थी वैसे की वैसे ही वापस लौट कर आ जाएगी। और वो सिमुलेशन देखकर आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, देर इज नो फेज चेंज। तो इसको भी यहाँ पर हम बना सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे हुआ, इधर से एक वेव आई इस तरीके से, यहाँ पर टकराई, ये कौन सा एंड है, ये फ्री एंड है। फ्री एंड का मतलब कि जिस मीडियम से आ रही थी ये इंसिडेंट वेव, उसके कंपैरिजन में जिधर से ये टकराई रिफ्लेक्ट होकर वापस आई वो उसके कंपैरिजन में फ्री एंड था या रेयरर मीडियम था। ठीक है, रेयरर। तो यहां से जब ये टकराई तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देखो, अब क्या होगा, वापस जब ये जाएगी तो ये ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी। ये क्या आपकी रिफ्लेक्टेड वेव, कोई भी चेंज इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ वेव था। बस दो ही केसेस हमको पढ़ने थे, कि अगर फिक्स्ड एंड होगा तो क्या होगा, मतलब डेंसर मीडियम होगा तो क्या होगा, और रेयर मीडियम होगा तो उस पर्टिकुलर केस में क्या चीज होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये देखो, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी इसका एक कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में ये चीज देखी थी, सुपरपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेव्स जो है सुपरइम्पोज कैसे करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब ये है कि जब आपके पास दो वेव्स हैं एंड दो वेव्स को आप कंबाइन कर रहे हो, या दो वेव्स आपस में आ रही हैं और मिल रही हैं, तो उनके मिलने से क्या क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, जब दो वेव्स को आप मिलाओगे तो आपके पास दो पर्टिकुलर कंडीशन बन सकती हैं। वो क्या क्या कंडीशन बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एक जो कंडीशन बनेगी वो आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मतलब वो होगी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव जो है इंटरफेरेंस उनमें होगा, और दूसरा जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में होता कैसे है ये। ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, तो देखो, सुपरपोजिशन जो है आपके दो कैटेगरीज में हो सकते हैं या दो टाइप के हो सकते हैं। एक जो सुपरपोजिशन होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आप इसे कह सकते हो, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव वाला सुपरपोजिशन होता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, हिंदी में समझ आता है कि किसी चीज को बनाना। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, कि किसी चीज को बनाना, यानी कि कोई चीज अगर कोई दो चीजें आपस में आकर कंबाइन हो रही है तो उनसे एक नई तीसरी जो है चीज बन रही है। ठीक है, तो वो हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो, हमने एक वेव के अंदर दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने क्रेस्ट पढ़ा था और एक हमने ट्रफ पढ़ा था। तो क्रेस्ट जो होता था वो क्या होता था, अगर कोई ये वेव है तो इस वेव में ये जो ऊपर वाला पॉइंट होगा ये क्या होगा, इसे हम क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाला पॉइंट होगा इसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं।
तो ये जो आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, जिसमें आपका कंस्ट्रक्टिव टाइप का ये सुपर पोजिशन होता है, इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि क्रेस्ट ऑफ बोथ वेव्स, ठीक है, सुपर इम्पोज ईच अदर और ट्रफ ऑफ both waves superimpose each other, ठीक है, to form another wave of combined amplitude, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? देखो क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, ये मान लो इस तरीके से वेव आ रही है, एक कोई वेव ये है, ठीक है, इधर से ये लेफ्ट हैंड साइड से इधर की तरफ आ रही है, और एक कोई वेव हमारे पास ये वाली है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इस तरीके से, या छोटा बना देता हूँ इसको। ये दो वेव्स है हमारे पास, ठीक है, वो उधर से आ रही है और ये इधर से जा रही है, और ये दोनों का रास्ता जो है एक ही रास्ता है। और मैंने कहा कि भाई इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, A2 है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, A1 के बराबर है। तो क्या होगा जब ये दोनों वेव्स इस तरीके से मिले कि इनका जो क्रेस्ट वाला पॉइंट है, या तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें, या फिर पहले और दूसरी वेव का जो क्रेस्ट ट्रफ वाला पॉइंट है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इन दोनों का मतलब कंबाइंड एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट वेव जो बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे करके आप समझ सकते हो, जहां पे ये वाला जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इसको एक बार समझते हैं सिमुलेशन की मदद से कि एक्चुअली में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखता कैसा है, ठीक है। तो एक सेकेंड यहाँ पर देखो जरा। देखो सभी को दिख रहा है ना, ये वेव्स दिख रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, दो वेव्स हैं, ठीक है, ये इसकी हाइट को एडजस्ट करने का है, ये मतलब एक सिमुलेटर है। तो ये मान लो एक वेव हमने ये वाली ली, लेफ्ट वाली, और एक वेव ये राइट वाली है, ठीक है। तो राइट वाले की हाइट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लो राइट वाली की हाइट ज्यादा, हाइट का मतलब बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड। लेफ्ट वाली जो आपको वेव दिख रही है आती हुई, जो कि लेफ्ट साइड से आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड कम है और राइट वाली का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सुपर पोजिशन कैसे होगा, उस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो, ये समझ आ रहा है कुछ इसमें? जब ये दोनों आपस में आकर मिल रहे हैं, मतलब इनके क्या मिल रहे हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट वाले पार्ट मिल रहे हैं। तो जो तीसरी टाइप की लाइक वेव कंबाइन होके बन रही है, जब इनका सुपर पोजिशन हो रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है इन दोनों के एम्पलीट्यूड का मतलब कंबाइंड एम्पलीट्यूड बन जा रहा है। दिख रहा है सभी को? बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब दूसरा जो होता है वो होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि पहली वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ, या फिर दूसरी वेव का क्रेस्ट और पहली वेव का ट्रफ अगर इस तरीके से मिल रहे हो, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअली क्या करता है, जो कंबाइंड एम्पलीट्यूड होता है ना, वो हमें माइनस करके देता है। यानी कि A1 अगर एम्पलीट्यूड पहले वाले का था, A2 अगर बाद वाले का था, तो नेट एम्पलीट्यूड जो वेव का होगा सुपरपोजिशन होने के बाद, वो A1 माइनस A2 का, यानी कि दोनों के एम्पलीट्यूड का जो डिफरेंस आएगा वो आपका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, वहां पर क्या होता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब एक बार इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये जो है मैंने ये जो दूसरी वाली वेव है, ठीक है, इस वेव को मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, इस वेव को मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया। तो आप फर्स्ट वाली जो वेव देख रहे हो ना, फर्स्ट वाली वेव वो इन्वर्टेड हो गई, मतलब नीचे की तरफ हो गई, उसका एम्पलीट्यूड -A1 है मान लो, ठीक है। और दूसरी चीज अगर देखोगे
पहली वाली और दूसरी वाली वेव में एम्पलीट्यूड पहली वाली का ज्यादा है, भले ही वो नेगेटिव है, बट अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो पहली वाली का ज्यादा दिख रहा है और दूसरी वाली का मैग्नीट्यूड में कम कर रहा हूं, ये कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको करके दिखाता हूं। अब इसका सुपरपोजिशन देखो कैसे होगा। देखो ये पहले दूर गई, अब ये पास आई, पास आने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पॉज करके दिखाता हूँ। देखो जैसे धीरे धीरे ये पास आ रही है, पास आ रही है, और यहाँ पर देखो इसका सुपरपोजिशन हुआ। देख रहे हो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया? देखो पहले एम्पलीट्यूड इतना इतना था दोनों का, जब ये अलग अलग थी तो दोनों का एम्पलीट्यूड इतना इतना था। जब ये पास में आई, पास आ रही है ये धीरे धीरे, और इनका जो सुपरपोजिशन है वो होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही सुपरपोजिशन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया है? बताओ, आ रहा है समझ में? Yes, sir. दोनों का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया है। मतलब अगर पहले वाले का a1 था या -a1 था, और आपने ये भी देखा था कि a1 का मैग्नीट्यूड जो ज्यादा था माइनस में, तो रिजल्टेंट भी जो है वो नीचे की तरफ ही आया है वेव में। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अगर अब इन दोनों की डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, मान लो कि पहली वाली जो वेव है अब हम उसको ऊपर की तरफ बना रहे हैं, और ये जो दूसरी वाली वेव है इसको हम नीचे की तरफ बना रहे हैं, और कुछ ऐसा बना रहे हैं। अब पहली वाली जो वेव है उसका मैंने मैग्नीट्यूड क्या है, कम रखा है, और दूसरी वाली का ज्यादा रखा है। पहला वाला जो है वेव वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, और जो दूसरा वाला वेव है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अब अगर इसका इंटरफेरेंस करवाएंगे, ये धीरे धीरे पास अगर आएंगे, तो पास आने पर देखो क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पर इनका इंटरफेरेंस हो गया, और इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट जो आपको मिला वो ऊपर की तरफ मिला, क्योंकि ऊपर वाली जो वेव थी, यानी कि जो सेकंड वाली वेव थी जिसका मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ था वो ज्यादा था। तो जो मैग्नीट्यूड आया ज्यादा, जो आया वो ऊपर की तरफ ही आएगा रिजल्टेंट में। आया समझ में सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये होता है आपका Yes, sir. सुपर पोजिशन ऑफ वेव, कंस्ट्रक्टिव टाइप का और डिस्ट्रक्टिव टाइप का। कंस्ट्रक्टिव में मैंने बता दिया कि दोनों के या तो क्रेस्ट मिलेंगे, दोनों के ट्रफ मिलेंगे। अब एक काम करता हूं, मैं दोनों के क्रेस्ट तो मैंने आपको दिखाए थे, अब मैं क्या करता हूँ दोनों के ट्रफ मिलाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहली वाली जो वेव है वो मतलब ऊपर की तरफ है, नहीं नीचे की तरफ है, और दूसरी वाली वेव को भी हम नीचे की तरफ कर देते हैं इस तरीके से। अब देखो दोनों वेव ऐसी हो गई हैं, अब मैं इनको धीरे धीरे अगर सुपर इम्पोज कराऊंगा, तो जो मेरे को रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। और ये दोनों कैसे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ही मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि दोनों के ट्रफ जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं या सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आगे वेव जा रही है, वेव जैसे जैसे आगे जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखो, देखो दिखा, जब दोनों के ट्रफ मिले तो क्या हुआ, सुपरपोजिशन नीचे की तरफ हो गया। लेकिन अब भी क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ है, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो गए हैं नीचे की तरफ ही। क्लियर हो गया ना सभी को? Yes, sir. चलो Yes. वापस आते हैं डेफिनेशन पे। तो मैंने आपको जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की डेफिनेशन लिखवाई। तो कंस्ट्रक्टिव में पहला केस तो हमने यही वाला पढ़ा था कि भाई एक वेव ये है फर्स्ट वाली, और सेकंड वेव इस टाइप की है, तो दोनों का जो मैग्नेट मतलब एम्पलीट्यूड है वो ऐड ऑन हो जाएगा। अगर मान लो केस ऐसा हो जाता है, ये एक का ट्रफ है, ठीक है, और दूसरी का ट्रफ ये वाला है इस तरीके से, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो इनका सुपरपोजिशन होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, वो रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी। इसका मान लो ये क्या था, a1 था, इसका ये क्या था, एम्पलीट्यूड a2 था, तो ये नीचे वाली वेव का कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा है। दूसरा जो टाइप का इंटरफेरेंस देखा अभी हमने, वो क्या था, डिस्ट्रक्टिव टाइप का था। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि क्रेस्ट ऑफ वन वेव एंड ट्रफ ऑफ अनदर वेव, एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ, ये जब आपस में कंबाइन करेंगे,
another wave superimpose, ठीक है, सुपर इम्पोज, ठीक है। तो नेट एम्पलीट्यूड जो हो जाता है, नेट एम्पलीट्यूड इज a1 माइनस a2 का मॉड, मतलब कि साइन कोई भी हो, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से हो गया, एक कोई वेव ऐसे थी, ठीक है, और दूसरी वेव जो थी वो ऐसे थी। तो अब आप देख रहे हो कि भाई a1 यहाँ पर ज्यादा है, तो सॉरी a1 कम है और a2 की वैल्यू जो है नीचे की तरफ ज्यादा है। तो जो इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ ही बनेगा, क्योंकि नेट रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है। तो आपकी वेव कैसी बन जाएगी, कुछ ऐसी बन जाएगी। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका a2 माइनस a1, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। a1 माइनस a2 बोलो, साइन नहीं लोगे उसमें क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा a1 माइनस a2, तो a2 माइनस a1 कर लो इसको। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब बताओ सभी को टॉपिक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो ठीक है, तो अभी जो है यहीं तक करते हैं, ठीक है। और फिर कल सुबह करेंगे क्लास, अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं अभी जो है नेक्स्ट वाली अभी नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में मिलेंगे, और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसके कुछ क्वेश्चंस आपको और भेज दूं ताकि आप कर लो, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक ये चैप्टर जो है वो खत्म कर लेंगे हम, ठीक है। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो सभी लोग, कल सुबह मिलेंगे, ठीक है, 7:15 पे। सर बायो के टेस्ट नहीं हो रहे अब? नहीं अभी आज कोई टेस्ट नहीं है, मैं बता दूंगा, अभी पहले मैं चैप्टर सिलेक्ट करूंगा ना कौन कौन से देने टेस्ट के लिए, फिर मैं आपको 3-4 दिन का टाइम दूंगा, और इकट्ठे मैं आपको 4-5 चैप्टर दूंगा, फिर उसका इकट्ठा टेस्ट होगा, ठीक है। कल मैं मार्क्स का भी जरा डिस्कशन करूंगा, कितने किसके आए थे कल वाले टेस्ट में, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने तो दिया ही नहीं होगा, ठीक है। तो कल बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं।